सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं महरूख शहरियार। कभी इकरार, कभी इनकार, कभी शुक्रिया का पैगाम, कभी धमकियां, कोहराम, कभी तायीद और कभी तरदीद। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान मिसाइल तो रुक गए हैं, लेकिन ये सब कुछ तवातुर से चल रहा है। दुनिया और दुनिया भर का मीडिया ईरान और अमरीकी बयानात के दरमियान पिंग पोंग बना हुआ है। रात को अम की शमा जलाकर सोते हैं तो सुबह आँख खुलते ही सुहाना सपना टूटता नजर आता है। आप देखें कि पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान तो कर दिया है, दुनिया ने खुशियां मनाई हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से बहरी नाकाबंदी से मामला ये सारा का सारा खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हालात ये हैं कि रात में तेल की कीमत कम होने की खबर चलती है तो दिन में बड़े इजाफे की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ जाती है। कभी ईरान और कभी अमेरिकी सदर के बदलते बयानात हैं जो कि अम का बना बिगाड़ देते हैं। ट्रंप एकदम से यू टर्न क्यों ले लेते हैं, इसके ताने बाने कहां से मिलते हैं? अमेरिका की कौमी सलामती से ज्यादा कहा जा रहा है कि जाती मफादात से भी जोड़े जा रहे हैं। और अंदर की खबर और लाखों डॉलर की शर्तें डोनाल्ड ट्रंप की सदारत पर मंडलाते इनसाइडर ट्रेडिंग के शुभात गहरे हो रहे हैं। इसलिए यकीन और बेयकीनी की जंग चल रही है। खबर यह भी है कि अमेरिकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल का फोन पर राबता हुआ है और सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को ईरान के साथ मुज़ाकरात में रुकावट समझने के हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की राय पर गौर का इंदिया दे दिया है। उधर इस्लामाबाद में भी मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल हैं। अमरीकी कार्गो तैयारों की आमद से अमरीकी वफ्द के आने की खबर अब मिल रही है, जबकि इम्कान यही है कि ईरानी वफ्द भी कल पहुंच जाएगा। मामलात आगे बढ़ेंगे और अब से थोड़ी देर कबल जो ट्रंप की जानिब से अहम बयानात दिए गए हैं उसी से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशाम अल हक साहब मौजूद हैं। इसके अलावा फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, आपकी ही खबर थी चंद लम्हों पहले, हम देख रहे थे जिस तरह से गुफ्तगू की जा रही थी। अब ट्रंप की जानिब से भी बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ईरानी लीडरशिप से मैं बराह रास्त मुज़ाकरात करूँगा। यानी दो खबरें इसमें हमें मिल रही हैं। एक तो ट्रंप आने का इशारा दे रहे हैं, दूसरी जानिब ये खबर भी कंफर्म होती नजर आ रही है कि ईरानी वफ्द भी, जो डेलीगेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, वो भी कल पहुँच सकता है। देखिए मारूफ, वो तो यहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आज मायदे पे दस्तखत हो जाएंगे। देखिए, इस्लामाबाद में जिस तरह के सिक्योरिटी के प्लान्स हैं और लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, मारूफ वो बड़ा वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि दूसरा राउंड जिसको 2.0 कहा जा रहा है, इतनी हाई प्रोफाइल जिसको कहते हैं डिग्निटरीज आ रही हैं, तो ये बड़ा वाज़े तौर पे इशारा है, इत्तलात हैं कि ये होना ही था और हो भी रहा है। देखिए, आज सारा दिन जिस तरीके से आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात पे बात होती रही, फिर आपने देखा ईरान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने बड़ी सख्त बातें की, हम नहीं जा रहे हैं। देखिए, ये बात मुझे आज बड़े एक ख़ास जगह से पता चल गई कि किस तरीके से अभी जो अमेरिकन डेलीगेशन है सुबह 3 से 4 बजे वो इस्लामाबाद पहुँचेगा। अच्छा, मिड डे में कल तकरीबन 2 से 3 के दरमियान ईरानी डेलीगेशन यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो कहा जा रहा है कि जहाँ पे जो निटी ग्रिटी और जो थोड़ी बहुत हर्डल्स थी छोटी मोटी सी, उनको ज़्यादातर इत्तफाक़ राय से तय कर लिया गया है। अभी आने के बाद अभी आप देख लें, अभी कुछ खबरें तो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का राब्ता वहाँ से खबर कभी डिनाइल आती है, कभी कहा जाता है कि जी कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन मेरी तलाह एक राब्ता हुआ है। हमारे फील्ड मार्शल को कहा है कि ये मैरीटाइम ब्लॉकेड इसको आप ख़त्म करें, और उन्होंने वादा भी किया है। और देखिए, हो सकता है यू नेवर नो, अगले लम्हे वो कुछ ऐसी बात कर दें कि जी उनके कहने पे मैंने सब कुछ कर दिया। देखिए, थोड़ी सी मारूफ सिचुएशन फ्लूइड है। अब देखिए, ये ऐसा ही है कि जब आप रिंग में 2 खिलाड़ी उतरते हैं ना, तो वो मास्किंग, वो सख्त बयानात की बात कर रहे होते हैं, मुक्के दिखा रहे होते हैं, अल्टीमेटली चीज़ें जो है ना किसी और तरफ जाकर रुक रही होती है। तो अभी देखें, पाकिस्तान ने जो एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिलायबल पार्टनर के तौर पे अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाते हुए अब ये जिस तरह एक पाकिस्तान ने रीइमर्ज किया है कि हमने बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करना है, और फिर ना सिर्फ ये पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस जिस तरह बियॉन्ड एशिया और वेस्ट एशिया चली गई है, तो दुनिया पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली ले रही है। सारी दुनिया की बड़ी मैं आपको बता सकता हूँ जो इसमें नेटो के ममालिक हैं, मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, रशिया है, चाइना है, हमारे साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, सबसे लगातार राब्ते में है पाकिस्तान की क़यादत के साथ, मिलिट्री और अब सियासी क़यादत के साथ। एक ज़माने में
ट्राइका होती थी प्राइम मिनिस्टर की, आर्मी चीफ की और प्रेसिडेंट की। अब ट्राइका बन गई है फील्ड मार्शल की, प्राइम मिनिस्टर की और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब की। तो इन्होंने जितनी अच्छे तरीके से काम किया है, जितने अच्छे तरीके से सारे लोगों को साथ लेके गए हैं, एक न्यूट्रल स्टेट के तौर पे, एक न्यूट्रल जिसको कहते हैं बातचीत करवाने के तौर पे पाकिस्तान ने अपना एक असर रसूख का इस्तेमाल किया। और बैक चैनल डिप्लोमेसी से अब तक जो हमने कुछ हासिल किया था वो ऐसे ज़ाया नहीं होना। उसके समरात सारी दुनिया में भी जाने हैं, डिविडेंड हमें भी मिलेंगे। और परमानेंट पीस की जो बात हो रही है वो तो दैट इज़ अबाउट टू हैपन इन मिडल ईस्ट। अब सारी बातें रह गई हैं इफ्स एंड बट के साथ कब किसने आना है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि बुनियादी तौर पे इत्तफाक़ राय हो चुका है, ब्रॉडर एग्रीमेंट बन चुका है, MOUs जो है ना जो साइन होना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा और टाइम भी लग सकता है। अब पहले मरहले में आ सकते हैं JD Vance, फिर JD Vance हो सकता है चले जाएं, फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प आए, उधर से मसूद पशकियान आए फाइनल साइन करने के लिए। असल बात यही है कि जो कही जा सकती है कि जो दो बड़े इख्तलाफात है आबना हरमस वाला, उसका भी लगता है कि अभी थोड़ी देर बाद हमें सामने पता चल जाएगा, उसका कंट्रोल हटा लिया जाएगा, ब्लॉकेट। और जो सैंक्शन है वो ख़त्म होने जा रही हैं, उनके एसेट अनफ्रीज होने जा रहे हैं। एक खुला मौका ईरान को मिलने जा रहा है कि वो तिजारत करेगा, कॉमिटी ऑफ नेशन में बाहर आएगा। 47 साल के बाद सूरत हाल बिल्कुल सित्ते की तब्दील हो रही है और पूरी दुनिया की तब्दील हो रही है। जी मारूफ। ठीक है एहतशाम साहब, अब किस तरह से देख रहे हैं साहब, हम बार बार ट्रम्प के बयान से मुतालिक बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो वो बयान दे रहे हैं उससे तो लग ही रहा है कि सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, बैकडोर सारी चीजें कंप्लीट हैं, बस आके सिर्फ एक रस्मी सी तकरीब होनी है जिसमें दस्तखत होने। आपको ऐसा लग रहा है कि जो कल आने वाला दिन है वो कोई बड़ी खबर लेकर आ सकता है? और इसी दौरान हमें सलमान अमान ने भी ज्वाइन कर दिया है, उनको भी जरा मैं अनाउंस कर दूं। सलमान, आपको भी वेलकम करेंगे। जी सर, ओवर टू यू। जी, इसमें कुछ थोड़ा हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। देखिए, जब कभी भी कोई स्टेटमेंट आती है, प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिल्कुल मुनफरिद किस्म के प्रेसिडेंट हैं। ऑफ कोर्स वो सोशल मीडिया का बहुत मुतहरिक इस्तेमाल भी करते हैं, और जब आप उनकी स्टेटमेंट को, चाहे वो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, आप इसको जब देखते हैं तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि उनकी स्टेटमेंट के अंदर रेटरिक क्या है और रियलिटी क्या है। बहुत सा उनका जो होता है वो ब्रवाडो कह सकते हैं, आपको मसल फ्लेक्सिंग हो सकती है, प्रेशर टैक्टिक हो सकती है। अगर तो मैं जब कभी भी ये स्टेटमेंट्स देखता हूँ तो मेरा क्योंकि ताल्लुक मीडिया से भी रहा है और उसके बाद सफारतकारी कुछ इसी तरह से देखने का तरीका होता है कि हम रेटरिक को साइड पर रख देते हैं और जो उसकी रियलिटी है उस पर फोकस रखते हैं। कल वाली भी जो उनकी स्टेटमेंट थी उसमें ऑफ कोर्स आपको अल्फाज के चुनाव पे कोई एतराज़, लेकिन मैं उसमें देख रहा था कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डायलॉग जो थी वो मौजूद थी। इसी तरह जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी ब्रवाडो है, रेटरिक है, वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स कोई डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी वो अपनी बातें कहते होंगे। ईरान को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ईरान की जो कॉम्पोजिशन ऑफ पावर है वो थोड़ी डिफरेंट है, नॉर्मल ममालिक की तरह नहीं है। वहाँ पे IRGC है, वहाँ पे हुकूमत है, जिनका आप नाम ले रही हैं प्रेसिडेंट पेजेश्कियान या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये किसी हद तक एतदाल पे यकीन रखते हैं, लेकिन उनके भी हार्ड लाइनर्स हैं। हम बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि स्पॉयलर सारे जो हैं वो इजराइल में हैं या अमेरिका में हैं या इधर उधर। ईरान के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अमन नहीं चाहते हैं, जो हार्ड लाइन अडॉप्ट करते हैं, और ये हर मुल्क में होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उनकी IRG कॉम्पोजिशन है वो आप जानते हैं। और प्लस वो जो IRGC है जिसको आप पासदाराना इनकलाब कहते हैं, वो जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने सुप्रीम कमांडर को, और हम जानते हैं सुप्रीम कमांडर जो उनके पहले थे वो तो दुनिया में नहीं रहे। अब जो करंट सुप्रीम कमांडर खामनाई साहब हैं, मुश्तबा खामनाई साहब, वो किस सिचुएशन में है, किस हद तक उनके साथ रब्ता है, वो किस तरह से वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हैं, ये भी एक। अच्छा जावेद साहब, एक शाम बोलना, एक चीज़ मैं चाहूँगा आप कमेंट ज़रूर करें कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान कामयाब हुआ है कि डीएस्केलेट किया जाए, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए, और दूसरी तरफ से मेरा सवाल आपसे है कि इस स्टेज पे क्या दोनों मुल्क वैसे तो डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि बगैर एग्रीमेंट के चले जाएं और दुनिया फिर एकदम अनसेफ हो जाए? आपको लगता है कि ऐसा कोई कदम होने जा रहा है, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ पॉस्चरिंग ही है, ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक ही सारा कुछ हो रहा है? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, खुशी हो रही है आपसे बात करके, मारूफ आपसे भी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़, जो सफारती तारीख़ है, उसके ऊपर अगर आप देखें, नज़र डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी सफारती तारीख़ का ये एक सुनहरा बाब है।
मैं पाकिस्तान की सफारत को देखता आया हूँ, वहाँ पे हमने हमेशा चाहा है कि हमारी एक अपनी मुनफरिद पोजीशन हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को हमेशा वेस्ट ने एक नैरो लेंस से देखा है। वो कभी हमें एफ पैक बना देते थे, यानी अफगानिस्तान से कनेक्ट कर देते थे, यानी प्रॉब्लम्स वाली जो जगह है वहाँ पे हमें वो कनेक्ट करते थे। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी इंडिविजुअलिटी को असर्ट कर रहा है। यानी इसकी जो वजह है वो ये है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी फॉरेन सर्विस की टीम है, फॉरेन सेक्रेटरी हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, और मैं ज़ाती तौर पर आपको बता सकता हूँ एहतिशाम भाई कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पर्सनली बहुत हाई लेवल पर इंगेज रहे हैं इस मामले में। गालिबन वो आई थिंक उनका 70% ऑफ द टाइम दिन रात वो इस पे लगे हुए थे। लेकिन ऑफ कोर्स जो सबसे कलीदी किरदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का है। जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले जब उनका वो जो लंच हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वॉशिंगटन में, मैं समझता हूँ वो एक टर्निंग पॉइंट था, और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ होनी चाहिए साहब, वो हम सब चाहते थे कि हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस लेवल पर जा नहीं रही थी। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, जो पर्सनल रैपो है, वो बहुत ही बेहतरीन है। और इसी वजह से आप देखती हैं मारूख कि हम देखते हैं कि हमेशा प्रेसिडेंट ट्रंप जब कभी भी किसी वर्ल्ड मीडिया से बात कर रहे हों, डोमेस्टिक मीडिया से बात कर रहे हों, वो हमेशा फील्ड मार्शल साहब का और प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करते हैं। अच्छा जावेद साहब, एक और शॉर्ट कमेंट भी कर दें कि इस स्टेज पे पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस एशिया और बियॉन्ड वेस्ट एशिया बढ़ी है, आप उसको कैसे देखते हैं? आपके ख्याल में पाकिस्तान फोर्स मल्टीप्लायर और ये मिडल अपना कहते हैं पावर बन के सामने आया, नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, आपको लगता है कि इसकी अहमियत अपने वेस्ट में, अमेरिका में और मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारी सारी, और कोई नया पैराडाइम भी बनने जा रहा है, ये भी इस तरह से भी कहा जा रहा है? जी, इसमें दो पहलू हैं जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स की पेरिफेरी पे, यानी आउटस्कर्ट्स में नजर आया है आपको। अब पाकिस्तान को देख रहे हैं वो सेंटर स्टेज में है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट इस वक्त है उसको रिजॉल्व करने में अगर कोई मुल्क सबसे कलीदी किरदार अदा कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है, पाकिस्तान की जो सफारती गुडविल है, वो इस वक्त बुलंद तरीन जगह पे है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप एहतिशाम भाई, ये कहूँगा कि अमेरिका से हम बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप हमारी बेहतरीन है, लेकिन उसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि हमने चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कुछ दोस्त ये कहते थे कि हम अगर अमेरिका के बहुत करीब होंगे तो हमें चाइना से दूर जाना पड़ेगा, अगर हम चाइना के बहुत करीब होंगे हमें अमेरिका से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन हमने ये दिखाया कि डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। और दूसरी बात जो आपने जिक्र किया पैराडाइम का, तो देखिए एक क्वाड्रिलैटरल जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और इस्लामाबाद में से हमारे पाकिस्तान से हमारे फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, तो मैं समझता हूँ एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो जन्म ले रहा है। इसके अंदर मैं ये भी समझता हूँ कि गल्फ ममालिक के अंदर और ममालिक जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, और पाकिस्तान उसके अंदर डेफिनेटली एक कलीदी किरदार अदा करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल हमने बिल्ड किया है, ये कोई ट्रांजिटरी नहीं है। This will inshallah continue in an enduring way. Alright, inshallah. Stay with us, जावेद साहब। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब सलमान, खबरें तो ज़ाहिर तवातुर से सामने आ रही हैं। अब वो खबरें जो हम आपसे लिया करते थे, सदर ट्रंप खुद से इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया देते हुए नजर आ रहे हैं कि कल एक बड़ा दिन हो सकता है और आज रात ही मुआहिदा हो सकता है। ज़ाहिर है वो अपने वक्त के हिसाब से बात करें तो हमारा तो कल की बात हो रही है। सो आप क्या समझ रहे हैं, आप तक क्या खबरें पहुँच रही हैं, आपके ज़राए इस हवाले से क्या बता रहे हैं? कल जो एक बड़ा दिन है उसके लिए तैयारियाँ तो मुकम्मल हैं ही, और जिस तरह से एहतिशाम साहब भी कह रहे थे, जिस तरह कॉर्डन ऑफ गया है पूरा इस्लामाबाद, कहा जा सकता है कि बड़ी शख्सियत आ सकती है, तो ये खबरें भी प्रिवेल कर रही हैं कि सदर ट्रंप खुद भी आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मारो, क्योंकि जिस तरह से इस बार हम लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं, नूर खान एयरबेस की अगर हम बात करें, सारे सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, मैं खुद भी उसी रास्ते से गुजर कर आता हूँ, तो वहाँ पर मुसलसल जो है यूएस एयरफोर्स के जो बड़े तैयारे हैं C-17, उनकी लैंडिंग जारी है, जो कि जाहिर करता है कि डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन सदर ट्रंप की अगर हम बात करें तो सदर ट्रंप जिस तरह से जावेद साहब भी फरमा रहे थे कि रेटरिक और रियलिटी के अंदर फर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो रियलिटी ये है, उनके कहने के मुताबिक JD वैंस और उनका डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, चंद घंटों में पाकिस्तान लैंड करेगा, ये रियलिटी है। बाकी जो रेटरिक है उनकी तरफ से, वो कल जो है आपने देखा कितने सख्त अल्फाज में बात कर रहे थे, और आज वो बिल्कुल एक पीस टफ बने हुए हमें दिखाई दिए, तो वो उसको सेट असाइड करें
बात यह है कि कल दोनों ममालिक पाकिस्तान की मेजबानी में दोबारा बैठेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर इनको कन्विंस कर दिया है, इनको मना लिया है कि आए बैठे, इस्लामाबाद का वेन्यू अवेलेबल है। और आज भी आप देखें कि ईरानी तर्जुमान ने बहुत सख्त बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज द ओनली ऑफिशियल मीडिएटर। इसी तरह सदर ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले भी बात की, आज भी उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एंडोर्स किया। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कल जब ये लोग बैठेंगे, और जिस तरह से एहतशाम साहब भी बता रहे थे कि बहुत सारी चीजें लास्ट टाइम सेट हो गई थी, लास्ट टाइम भी इनके ऊपर इत्तेफाक हो गया था, और अब भी यही कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर इत्तेफाक की राय हो चुका है। जो उनकी मॉबिन टीम्स हैं दोनों जानिब की, जो उनकी टेक्निकल टीम्स हैं दोनों जानिब की, वो आपस में एंगेजमेंट में रही हैं इस तमाम ड्यूरेशन के दौरान। और कल क्योंकि बात की जा रही है कि सीज फायर का जो तय पाया था उसका आखिरी दिन भी है, वो खत्म हो जाएगा, तो इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल की बातचीत जो है वो एक सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर आगे बढ़े, दोनों ममालिक आमने सामने हमें बैठ के बातचीत करते हुए दिखाई दें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सबसे अहम रियलिटी है कि पाकिस्तान की जानिब से जो एफर्ट्स हैं वो रायगा नहीं कहीं, और अमेरिका और ईरान एक बार फिर बैठने के लिए तैयार हो गए। राउंड 3 होता है, सदर ट्रंप उसके लिए खुद आते हैं, तो मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान तो तैयार है, पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है, और अगर पाकिस्तान इस 47 साल मुखासमत को खत्म करवाने में कामयाब होता है तो डेफिनेटली ये हमारी जो सिफारती तारीख है, पाकिस्तान की मुकम्मल तारीख है, डेफिनेटली उसका भी ये एक गोल्डन चैप्टर होगा, उसमें हम देखेंगे। ओके, जावेद साहब से बात कर लेते हैं। जावेद साहब, अब जिस तरह से ये गुफ्तगू जारी है, हम इस हवाले से सारे जितने भी पहलू हैं उनको सामने रख रहे हैं। इंपॉर्टेंटली ये भी कहा जा रहा है कि आज सुबह भी मैं देख रही थी कि ईरानी मीडिया की जानिब से, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि पिछले 7 घंटों के अंदर जो 7 तरह के दावे किए गए हैं ट्रंप की जानिब से, वो सारे के सारे झूठे हैं ईरान को लेकर। तो वो ये चाहते हैं कि कम अज कम जो उनका सोशल ट्रूथ है अकाउंट, वहां पर आके वो इस बात की नफी करें, उसके बाद फिर ये सारे मामला आगे बढ़ाए जा सकते हैं। जबकि अभी का अगर हम ट्रंप का बयान उठा के देखें, उसको अगर रिलेट करें तो कहानी कुछ और होती हुई नजर आ रही है। तो आप क्या समझ रहे हैं जो कल एक राउंड होने जा रहा है, ये यकीनी तौर पे आखिरी राउंड तो नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा है इसके बाद 1-2 राउंड और भी हो सकते हैं, क्या वो इसी की कंटिन्यूटी में होंगे, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। जी मारूक साहिबा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बात यह है कि बहुत सी चीज़ें जो कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, और इवन हम देखते हैं कि अब तो तकरीबन स्टेटमेंट्स भी सारी जो हैं वो सोशल मीडिया में आ जाती हैं। तो इस हवाले से मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रेटरिक कहते हैं, वो एक ब्रवाडो है जो कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को देखें, वो ये बताना चाहते हैं कि हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ईरान जो पोस्चरिंग कर रहा है, मसल फ्लेक्स कर रहा है, वो अपने लोगों को बताना चाहता है कि हमने जो है बहुत ही जमामर्दी से मुकाबला कर रहे हैं और हम जो कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वो उस कंजम्पशन के लिए है, और किसी हद तक वही चीज़ जो है वो कार फरमा है प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स में भी। जो भी संजीदगी से इन दोनों प्रोसेसेस को देख रहे हैं लोग, मेरे जैसे तालिब इल्म जो थोड़ा बहुत समझते हैं डिप्लोमेसी को या मीडिया को, तो वो देख रहे होते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम साइड पे रखते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। डिस्कशंस हो रही हैं, डायलॉग का विंडो जो है वो ओपन है, तो ऑब्वियसली पोस्चरिंग भी उनको करनी है। ऑफ कोर्स आज के ज़माने में देखिए उनको भी ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया में या मीडिया में रेलेवेंट रहें। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए हमारे यहाँ हम उन्हीं चीज़ों को ऑब्वियसली, क्योंकि वही मीडिया की जिन्नत बनती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कभी कभी दिन में 5-6 जो हैं वो ट्रूथ सोशल्स पे पोस्ट लगा देते हैं, और ऑब्वियसली उनके कुछ चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इस तरह के होते हैं कि हम उस पर कई दफ़ा तो हम उनको रिपीट भी नहीं कर पाते, तो हम उसको इग्नोर ही कर दें। क्योंकि जो असल में डिस्कशंस हो रही हैं मारूक साहिबा, वो पसे पर्दा हो रही हैं। वो डिस्कशंस हैं जिसके लिए हमारे फील्ड मार्शल साहब इस्लामाबाद से तेहरान गए, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनका इनिशियल विजिट जो था वो गालिबन कुछ घंटों या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का था, लेकिन वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा रुके। बहुत एडवाइस भी थी उनको, थ्रेट भी थी। आप जानती हैं कि पूरी ईरानियन क़यादत को जो है वो उड़ा दिया गया था इजराइल की तरफ से, और जो हमले किए गए थे, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब का वहाँ होना न सिर्फ उनकी बहादुरी की एक मिसाल है, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से वो इस पे मेहनत से काम कर रहे थे। क्योंकि वो जो गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, एक और एलिमेंट भी है ना। अच्छा साहब, हम ब्रेक जाने पड़े, और एलिमेंट भी है। देखें, इस एक जुमला जल्दी में कह दूं, फिर कमेंट उनका शॉर्ट ले लें। देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये जो पर्सनलाइज्ड एफर्ट थे, उनके रेटरिक था, वो इंस्टीट्यूशनलाइज होना उनके लिए ज़रूरी है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी की, उनकी ज़ात की सियासी बका का मसला है। पहली दफ़ा आप देखते हैं एंड ब्लॉक सारा अमेरिका कह रहा है कि जंग में जाना गलती थी बहुत बड़ी। आप समझते हैं ना कि इस गलती को अनडू करने के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी जल्दी हो सके जंग को बंद करवाएं, एग्रीमेंट इसका हो जाए। जावेद साहब, 1 लाइनर दे दीजिएगा इसका।
जी बिल्कुल, उनकी भी इंटरेस्ट में है कि वो इस जंग को खात्मे की तरफ लेकर जाएं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर उनको जंग को दोबारा शुरू करना पड़ा तो वो भी कर देंगे। मतलब ये कहना कि वो बिल्कुल क्वॉगमायर में है, फंसे हुए हैं, आई विल स्लाइटली डिसएग्री विद दैट, बट ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि इसमें से बाहर आ जाएं। ऑलराइट, एंड दैट्स आई थिंक फेयर इनफ कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पसे पर्दा हो रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ जावेद मलिक साहब मौजूद थे, इसके अलावा सलमान। शुक्रिया नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। शाम साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। ये जंग अब सिर्फ मशरिक़ वुस्ता की जंग नहीं है, बल्कि हर घर की जंग बन चुकी है। इस पर मजीद कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह के अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जंग मशरिक़ वुस्ता में लड़ी जा रही है और सांसें आलमी मईशत की उखड़ रही हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने आलमी मंडी को भी हिला कर रख दिया है। इस हवाले से ही बार बार गुफ्तगू भी की जा रही है। पीर के रोज़ की बात कर लें तो खाम तेल की कीमतों में 6% से भी ज़्यादा इजाफा देखा गया है और ये इजाफा उस 9% कमी के फ़ौरन बाद देखा जा रहा है कि जब जंग बंदी के हवाले से खबर है कि दावे और इल्ज़ामात बेयकीनी को जन्म दे रहे हैं। अब इस हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है, सिर्फ 2 हफ्तों की बात कर ले तो जंग ने आलमी मईशत को 63 अरब डॉलर का झटका दिया है। इसके अलावा एक माह में ये नुकसान 150 अरब तक जा पहुंचा है। अरब मईशतों को भी 186 अरब डॉलर का धचका लग चुका है। तेल और गैस महंगी होने से महंगाई की लहर तेज़ हो गई है। आम आदमी की सांसें रुकने लगी हैं क्योंकि सप्लाई चेन टूट रही है। तिजारती रास्ते सुस्त हैं, तरसीलात ज़र में कमी बढ़ रही है। ऐसे में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भी ख़तरे में नज़र आ रहा है। यानी जंग सिर्फ मैदान में नहीं, हर घर तक पहुंच रही है। अब सवाल यह है कि आग कहां जाकर रुकेगी और इसका बोझ आखिर कब तक अवाम उठाएंगे। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद है, इकोनॉमिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद सुलैरी साहब, दोनों को वेलकम करेंगे वंस अगेन। एहतशाम साहब, पहले आपकी जाने बढ़ना चाहूँगी। ज़ाहिर है जिस तरह से अभी आदाद शुमार हमने दिखाए हैं, अपने नाजरीन तक पहुँचाए हैं, ये बहुत बड़ा एक धचका है मईशत के लिए। ज़ाहिर है अब जंग का जो मामला है उसमें हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जब जंग का माहौल होता है तो वो सिर्फ 2 फरीकैन के दरमियान नहीं होता, बल्कि हम ये देखते हैं कि जो आम आदमी है वो बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र करता है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात कर लें तो यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कितना हाई हो चुका है, ऑयल प्राइसेस बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इसी तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो मईशत है वो हिलकर रह गई हैं। अब इसका हल किस तरह से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि दुनिया को वापस से नॉर्मलाइज होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए मारूफ, जितनी जल्दी हो सके ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो अच्छा है। अदरवाइज़ मुझे तो सबसे ज़्यादा फ्राइटनिंग स्केरी सिचुएशन नज़र आती है जब IMF कहता है कि इकनॉमिक रिसेशन, ग्लोबल इकनॉमिक रिसेशन वो देख रहे हैं अगर जंग नहीं रुकती है। तो देखिए इस वक्त सूरत-ए-हाल कितनी खौफनाक हो चुकी है। अब डिफ़र कर रहा है, कोई 6% कह रहा है बढ़ी है, कोई 7% बढ़ी है। कल इतवार वाले दिन आबनाए हुर्मुज़ टोटली बंद रही है। 20% प्राइसेस चाइना में बढ़ चुकी हैं। 3 मंथ्स का इंपोर्ट बिल उनके पास ज़ख़ीरा रह गया तेल का, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। यही बरतानिया में बाकी जगहों पे हो रहा है। अभी देख लें शिपिंग कॉस्ट कैसे बढ़ गई हैं, फिर इसके बाद सारे के सारे ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ गए हैं। इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें तेल की प्राइस के साथ साथ मॉर्टगेज जो है ना उसकी प्राइस भी बहुत टैरिफ ऊपर चले गए हैं। तो लोग बड़ी शदीद मुश्किलात का शिकार है। वो और तो और ये जो हीटिंग कॉस्ट है अपने हाउस होल्ड की, उनके लिए भी परेशानी पैदा हो रही है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो ज़रूरत बड़ी वाज़ेह तौर पे इस बात की है कि किसी तरीके से इसको मैनेज कर लिया जाए, इससे पहले कि हाथ से निकल जाए। देखिए अब जिस तरीके से अपना कमोडिटी प्राइस दुनिया में रिएक्ट कर रही है, पूरी दुनिया में देख लें ऑयल की, और उसके बाद एनर्जी प्राइसेस इसकी जिस तरह चल रही हैं आगे LNG की, इससे तो बहुत मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से चीज़ें, मुझे लगता है कि मारूफ को डिविडेंड हमें मिलने हैं। देखिए जिस तरीके से ये $500 मिलियन का हमने जो यूरो बॉन्ड जो है ना रिलीज लॉन्च किया 2022 के बाद, उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि उसको $750 मिलियन कर दिया गया। अब पैंडा बॉन्ड की भी बात हो रही है, साथ साथ सुकूक बॉन्ड लॉन्च करने की बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है बाजार डिविडेंड तो हमारे लिए आ रहे हैं। दूसरा मैंने ये सवाल भी पूछा कि अगर खुदा न खास्ता ये बात आगे बढ़ती है और बाबुल मंदब तक बात आती है तो फिर मईशत पे क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए अब वो भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा सीरियस पॉइंट है वहाँ, वो बंद होने के बाद तो आप देख लें कि रेड सी में जाओ तो वाही फिरेगी, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो एक नया जिसको कहते हैं मंजरनामा होगा, जो जिस तरीके से आप तेल और गैस की सप्लाई का मामला वो रुक जाएगा या उसमें कमी वाक़या होगी, तो ये एक बड़ा इशू निकलेगा। देखिए अब जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, मैं तो इस तरह देखता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, चाइना में और अपने एशिया के ममालिक में जिस तरीके से आपने देखा एशियन स्टॉक मार्केट जो है ना वो कल बड़ी बेहतर रही है, 0.6% ऊपर गई है। ग्लोबल मार्केट जो है ना हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे जैसे मिडिल इनकम ग्रुप के ममालिक हैं उनके लिए क्या बनेगा। देखिए हमारी मारूफ जो ज़्यादा मुश्किल है ना, जिस तरीके से अब देखें हम
75,000 बैरल तेल रोज़ाना पैदा करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट 4.5 लाख की है। तो अब ज़ाहिर है हमें तो इम्पोर्ट 80% बाहर से लेना पड़ता है। अगर उसमें रुकावट आ जाए वो मुश्किलात पैदा होती हैं। ठीक है, हमें बड़ा फेवर किया अपना क्या कहते हैं सऊदी अरब ने, दूसरे चैनल से हमें कुछ पेट्रोल पे पहुँचा दिया, तो हमारी इतनी बड़ी मुश्किलात नहीं है। अब हमारा मसला LNG का है, वो उसके 2 जहाज़ भी कहा जा रहा है कि कतर की तरफ से डिफरेंट तरीके से होके आ गए। तो इतना बड़ा अपहीवल प्राइस का नहीं हुआ, एडजस्टमेंट करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। हुकूमत को भी इस बात का लगता है कि बड़ा शदीद एहसास है कि ये बैकलैश होगा। अगर हम मैनेज नहीं करते कीमतों को, हम ख़ास तौर पे पेट्रोल को, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ते हैं, हर चीज़ आसमान पे चली जाती है। तो मेरा ख्याल है वो मेथड टू द मैडनेस मुझे नज़र आ रहा है। जो पहले था एकदम बढ़ा दी जाए फिर कम कर दी जाए, अब उनको भी लग रहा है कि दुनिया को देखते हुए कि दुनिया में प्राइस तेल की और गैस की ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, इसको कैसे नीचे लाया जा सकता है। तो सारा का सारा जवाब इस पर यही है कि कल क्या होने जा रहा है। होपफुली जब ये सारे डेलीगेशन आ जाएं, जिसकी उम्मीद है, उसके बाद ये हम ये कह रहे हैं कि अनफिनिश्ड एजेंडा है पाकिस्तान का जो पूरा होने जा रहा है कि किस तरीके से कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होंगे दोनों मुल्कों में और ये जंग बंद हो जाएगी मिडल ईस्ट में। और ये जो क्राइसिस हम बड़ा कमोडिटी का, ऑयल का, फ्यूल का, उसके साथ साथ ओवरऑल एनर्जी का देख रहे हैं, इसमें कभी वाक़ता हो नज़र आ रही है। ऑलराइट, बड़े सारे मसाइल हैं। एग्जैक्टली सुलेरी साहब ये भी देख रहे हैं कि जब प्राइसेस इंटरनेशनली हाई होती हैं तो हमारे पास फ़ौरन से एकदम से हाइक आता है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है जैसे डीजल के ऊपर प्राइसेस कम किए गए, पेट्रोल पे भी होने चाहिए थे, और अवाम इस बात पर थोड़े से नाला भी नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें। जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये है कि जो अनसर्टेनिटी है वो मईशत के लिए जहर कातिल है, और यही चीज़ इस वक्त हमें मिडल ईस्ट में नज़र आती है। आप देखें कि बिल्कुल पेंडुलम की तरह दिन में कई दफ़ा मार्केट्स जो हैं वो उनमें उतार चढ़ाव आता है। एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है तो मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं, दूसरी आती है तो एकदम से मार्केट में गिरावट आती है। और ये बदकिस्मती से ये चीज़ जो है ये इस वक्त चल रही है, और ये चलती रहेगी जब तक कि इसका कोई देरपा हल नज़र नहीं होता। अभी जो मुज़ाकरात शुरू होंगे उसमें हमारी जो कम से कम मैंने जो अपने लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जहन में रखा है वो यही है कि सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाए। ये 50 साल के पुराने मामलात हैं, ये 1-2 मीटिंग्स में हल नहीं होंगे। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, दोनों की तरफ डिफरेंसेस जो हैं उनको पैचअप करवाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद वफूद जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त वो राब्ते में भी हैं और वो मुज़ाकरात कर भी रहे हैं। लेकिन हमें जो बेस्ट के सिनेरियो ज़हन में रखना चाहिए वो ये है कि डिप्लोमेसी चलती रहे, नेगोशिएशन चलते रहे और सीज़ फायर जो है वो एक्सटेंड हो जाए ताकि इनके डिफरेंसेस जो हैं दोनों साइड के वो कम हो। अब चूंकि जब तक ये सारा कुछ नहीं होता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस वक्त तकरीबन 188 के करीब जो हैं वो ऑयल कंटेनर्स स्टक हैं। वो 188 कंटेनर्स का मतलब अगर आप उसको ऑयल की सप्लाई की टर्म्स में देखें तो वो पूरी दुनिया को मुतासर कर रहे हैं। जो 28 फरवरी के बाद जो हुआ था उसमें तकरीबन इतने ही वैसल जो थे वो समुंदर में थे जो कि ट्रांजिट में थे, जिसकी वजह से फौरी तौर पर उसका इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन अब 5-6 हफ्ते गुजर जाने के बाद अब जो इसका इम्पैक्ट है वो शदीद किस्म का आ रहा है। सेकंड ये कि अगर कल भी ये जंग बंद हो जाती है तो तब भी तेल की सप्लाई बहाल होने में, जो गैस की सप्लाई बहाल होने में, तेल में तो महीने लगेंगे। गैस का जो है कतर का वो उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि फोर्स में जो डिक्लेयर करने के बाद के 3 से 5 साल लग सकते हैं। एग्जैक्टली सुलेरी साहब, मैं ये पॉइंट उठाना चाह रही थी। एग्जैक्टली ये जो कतर वाले मुआहदे हमारे हुए हैं जिस पर ऑलरेडी पाकिस्तान को बता दिया गया है कि जब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं होते तो हम वहाँ से नहीं ले सकते। तो अब ये मुझे बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में हमें मजीद कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा, और ये जो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, पाकिस्तान भी इसमें शदीद सफ़र कर रहा है, क्या आउटकम इसका निकल सकता है? और जो एक चीज़ और अगर ऐड कर दूं आबिद, आप उस पर भी कमेंट कीजिएगा। ये जो एनर्जी सेक्टर बिगेस्ट होल हमारा है जिसके बारे में $5 ट्रिलियन का हमारा इस पर आप देख रहे हैं खसारा है, हमने पैसे वापस करने हमारी मुश्किलात है। आपको लगता है कि ये इसको केयरफुली इसको हैंडल किया जा रहा है? हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, और इस जो हमारे इस हवाले से हमारी मजबूरियाँ हैं, मुश्किलात हैं, वो बढ़ेंगी तो नहीं, ओवरकम हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम? कैसे देख रहे हैं? एहतशाम भाई, एक चीज़ तो जो बड़ी अच्छी की है हुकूमत पाकिस्तान ने वो ये है कि राशनिंग की तरफ नहीं गए। राशनिंग से
पैनिक बाइंग होती और होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग होती। मैं कल ही किसी से बांग्लादेश में बात कर रहा था, एक इकोनॉमिस्ट था, तो मुझे बता रहे थे कि 12-12 घंटे इस वक्त उनको इंतजार करना पड़ता है पेट्रोल पंप पे गाड़ी में 2000 टके का पेट्रोल डलवाने के लिए या गैस डलवाने के लिए। तो शुक्र है कि वो वाली सिचुएशन हमारे पास नहीं है और इसकी वजह से पैनिक बाइंग जो है वो क्रिएट नहीं हुई। दूसरी सिमत अगर आप देखते हैं तो ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी को जो पिछले साल डंप किया अपने कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की वजह से, उस पॉलिसी को हमें रिव्यू करना होगा। ना सिर्फ ये कि आईपीपीस के साथ निगोशिएट करके, बल्कि हमें थोड़ा सा आईएमएफ के साथ इस वक्त जियोपॉलिटिकल नीश अपनी इस्तेमाल करते हुए कि वाशिंगटन इस वक्त अगर हमारे साथ अच्छे टर्म्स पे है तो हमें उसका फायदा उठाते हुए आईएमएफ के साथ इसको निगोशिएशन में लेके आना होगा। पाकिस्तान इस वक्त इस जंग के बाद जब भी ये जंग खत्म होती है, आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर पे जा सकता है वो न्यूक्लियर पे जाएगा, जो कोल पे जा सकता है वो कोल पे जाएगा, और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी यानी आप सिर्फ इंग्लैंड को अगर देखें, यहाँ पे कि धूप जो है वो शाजो नाजर मिलती है। सिर्फ उनकी मार्च अप्रैल में जो है जो सोलर इंस्टॉलेशन 45% उसमें इजाफा हुआ है। यूके की मैं बात कर रहा हूँ। तो सोलर पे तो हमारी हुकूमत ने मुश्किलात पैदा कर दी है। आप देखिए कमर्शियल साइड पे, इंडस्ट्री साइड पे, और आप आम आदमी के कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में तो हुकूमत पॉलिसी बना के खुद ही उसको रिवर्स करती है, उसका क्या होगा? हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, सुलहरी साहब का पॉइंट आ गया है। सुलहरी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ रिव्यू नहीं करना होगा, रिवर्स भी करना होगा, उसके बाद इसके कोई आउटकम निकल सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी चीज़ें बहुत देर पा हैं और देखना होगा कि कब तक ये सारा मामला सेटल हो सकता है। आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा एहतिशाम साहब, दोनों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन अब की जाने बढ़ रहे हैं तो उम्मीद यही है कि आज रात बहुत अच्छी गुजरने वाली है, क्योंकि ये जब ट्रंप की जानिब से कह दिया गया है कि आज हम मुआहदे की जानिब बढ़ सकते हैं और मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि जेडी वैंस इज ऑन द वे और सूनर ही विल बी इन पाकिस्तान। सो हमें यही देखना होगा कि उनके पाकिस्तान पहुंचने के बाद ये जो सारा मामला क्या रुख इख्तियार करता है। इस हवाले से आपको जरूर आगाह रखेंगे। फिल वक्त प्रोग्राम से इतना ही, बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।